तुम्हारी हत्या करा देंगे, हमारे खिलाफ एक लफ्ज ना बोलो। इतना ही सबूत काफी है मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों को जेल में डालने के लिए और बीजेपी का दफ्तर सील करने के लिए। दावे के साथ कह सकते हैं चुनाव खत्म होने के बाद आप बड़े सबूत सौंप देंगे जनता के सामने, सारे जिंदा सबूत, लाइव सबूत सौंप दूंगा। ऐसा आपको लग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है और ये जो पता चला भाई किसने कहां किसको दिया, सीरियल नंबर, सारी चीजों सामने, क्या आपको लग रहा है गलत समय पर? हाँ, गलत समय पे आया, बिल्कुल गलत समय पे। गलत समय पे इसलिए कि चुनाव बहुत नजदीक है और जितने बड़े बड़े पदों पे अपराधी बैठे हुए हैं उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अगर ये 6 महीने साल भर पहले फैसला आता तो अब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और सेबी, ईडी और एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीएजी के बड़े बड़े अफसर जेलों में होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महमूद प्राचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। इनसे हम लगातार जो है ईडी के मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को एक के बाद एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे वह हेमंत सोरेन हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट भी रखा था पीएम आवास को घेरने के लिए। तो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं आज महमूद प्राचा जी से। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल में होते हुए दनादन ऑर्डर पास कर रहे हैं, आज दूसरा आदेश आ गया। तो सर ये क्या तरीका है? वहां पे तो जो ईडी के अधिकारी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सरकारी जो फाइल है उसका तो यहाँ पे एंट्री बैन है, वो तो आ ही नहीं सकती, तो वो कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? और एक बड़ा सवाल यह है कि पहले उन्होंने बिजली सीवर को लेकर उन्होंने आदेश दिया कि भाई बिजली, ये जो पानी के और जो सीवर की समस्या है उसको खत्म किया जाए। और अब उन्होंने कहा कि भाई कहीं पे भी जो है दवाई की दिक्कत ना हो और स्वास्थ्य को लेकर और जो है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर उन्होंने कहा कि भाई सारी चीजें ठीक रहे। तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो ईडी का बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, मोदी जी का भी और अमित शाह जी का भी। और अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा जो जनहित में कार्य है वो नहीं करने चाहिए, फिर तो बीजेपी का सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। मतलब उन्होंने सारे देश का कानून, संविधान सब ताक पे रख के उनको अरेस्ट किया, तो ठीक है, उसके बाद भी वो जनहित के कार्य करे जा रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ उनको ईडी में अरेस्ट करने का? यही तो करेंगे अंदर जाके। मैंने आपको क्या बोला था पहले भी, एक ही बात तो उनसे पूछी जा रही होती कि आप बीजेपी ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। वो इसका मतलब कह रहे हैं नहीं, मैं जन विरोधी काम नहीं करूंगा, इसलिए बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। बीजेपी क्योंकि एंटी संवैधानिक और एंटी पीपल पार्टी है। मैं जनता की भलाई के लिए, चाहे आप मुझे फांसी के तख्ते तक ले जाओ, मैं जनता की भलाई के लिए जो मेरी ताकत है वो मैं करता रहूंगा। तो ये तो बहुत बुरा काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये तो सारा प्लान फेल हो जाएगा आरएसएस और बीजेपी का। तो आपको आप सर कानून के आदमी, इसलिए मेरा सवाल है कानून क्या कहता है? क्या वहां से ऑर्डर दिया जा सकता है? हिरासत में रहते हुए कोई आदमी अपना काम कर सकता है? ये तो अमित शाह जी और उनकी विद्वान लीगल टीम बतानी चाहिए कि क्या ऐसी कोई बंदिश है। और ईडी तो कह रही है हम नजर रख रहे हैं इसको लेकर जांच। मैं क्या कह रहा हूँ, ईडी अगर गैरकानूनी काम कर रहे होते तो रोकती नहीं। अभी तो वो पूरी तरीके से उनको डरा धमका रहे होंगे, मारने की धमकियां दे रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ना सिर्फ। तो अगर इसमें कुछ भी गैरकानूनी होता तो वो रोक नहीं लेते। और दूसरी बात यह है कि ईडी के लोग तो बड़े दिन से, और मोदी जी और अमित शाह जी तो बहुत दिन से उनकी फाइलें तलाश करने के लिए ढूंढ रहे हैं ना। अब वो अपनी ईमानदारी का एक सबूत तो पेश कर रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने ही फाइलें साइन कर रहा हूँ, इन्हीं फाइलों की तलाश में तुम थे ना। तो ईडी को तो खुश होना चाहिए, उसमें दूरबीन लगा के देखें क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं, फाइलें भी देख लें। लेकिन काम वो है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी तो अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उससे खुश होती है ना, क्या अब हम इसे दबा के अपने पास ले लेंगे या इससे हिस्सा ले लेंगे। तो उनका इंटरेस्ट कभी भी भ्रष्टाचार को खत्म करने में नहीं होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली। आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास को घेरने की तैयारी की, वहां से पुलिस ने उनको जो है तितर बितर कर दिया। तो ये क्या, या ये सही तरीका है प्रधानमंत्री के घर के घेराव करना, ये सारी चीजें? मैं आपको एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री जी के पद पे एक नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं, घेराव उनका हो रहा है, प्रधानमंत्री का घेराव नहीं हो रहा है कोई। प्रधानमंत्री का पद जो है ना वो एक बहुत ही इज्जत के लायक पद है। उस पद की गरिमा को जो व्यक्ति खराब कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका घेराव हो रहा है कि आप ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और देशद्रोही कार्य बंद कर दो। ये बात जनता ठीक कर रही है, गलत कर रही है। अब जो पुलिस का नाजायज इस्तेमाल करके, बल का प्रयोग करके देश की जनता जो कि देश की मालिक है उसके ऊपर हमले कराए जा रहे हैं, तो ये एक के बाद एक अपराध मोदी जी करे जा रहे हैं, अमित शाह जी करे जा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए जनता को और बड़ी संख्या में आना चाहिए। पूरे देश में चक्का जाम करना चाहिए जब तक कि मोदी जी संविधान के हिसाब से देश में काम ना करने लगे। और अब तो कुछ ही दिन की बात है। तो उस तरीके से देखा जाए तो मोदी जी को तो अभी प्रधानमंत्री का वो सारा पद इस्तेमाल करने की भी शक्ति नहीं है इस वक्त। नहीं है ना? बिल्कुल नहीं तो है फिर ना? आप ये क्यों कह रहे हैं कि ईडी उनके इशारे पे नाच रही है? हाँ, ये सबसे अच्छा सवाल पूछा है। हाँ। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के
भ्रष्ट, जो मतलब सीधे सीधे भ्रष्टाचार की अंतिम चरण सीमा पे लोग थे, ऐसे लोग अपने बनाए हैं। और जो इनके बारे में कहा जाता है, अमित शाह जी के बारे में, कि वो लोगों की सीडीज और पता नहीं क्या क्या बना के रखते हैं और उसको वक्त आने पे लीक भी करते हैं। एक जोशी साहब थे, वो मोदी जी के भी एक तरीके से बड़े कार्यकर्ता थे बीजेपी में, लेकिन मोदी जी की उनके मित्रता भी थी। तो ऐसा कहा जाता है जब उनकी लड़ाई हो गई तो एक सीडी मार्केट में आई और उनका राजनीतिक करियर चौपट हो गया। तो ये जो एक तरीका है ना, डराने का, धमकाने का और फिर लूट लेने का, ये तरीका अमित शाह जी के ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं, ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये अफसर ये काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको खुली छूट रहती होगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। शरद रेड्डी को जितना मर्जी पैसा कमाओ, चुराओ, जिसको मर्जी ब्लैकमेल करो, आप ईडी के अधिकारी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तुम हमारे ये गंदे काम करते हैं। शरद रेड्डी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार पूछ रही है, बीजेपी को लेटर भी लिखा गया है नड्डा साहब को कि भाई आपका और शरद रेड्डी का रिश्ता क्या है, ये आप कृपया बताइए। रिश्ता तो गैर संवैधानिक रिश्ता है, रिश्ता है दो अपराधियों के बीच में होता है। ये उनसे पूछने की आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं है। नड्डा से नड्डा साहब क्या बताएंगे? कोई अपराधी अपने दूसरे अपराधी का कोई राज बताता है जब तक कि वो अप्रूवर ना बन जाए। अगर आम आदमी पार्टी और देश की जनता और हम जैसे लोग ये कहें नड्डा जी से कि हम आपको वादा माफ गवाह बना लेंगे, समझे आप? जैसे रेड्डी साहब को वादा माफ गवाह बनाया, अप्रूवर बनाया ईडी ने, अगर हम उनको ये कहें कि आपको हम अप्रूवर बना देंगे, तब अपने गुनाहों की, अपने अपराधों की वो एक तरीके से वो करेंगे, उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, तब रेड्डी का रिश्ता और उनके साथ रिश्ता वो बताएंगे, वरना क्यों बताएंगे वो रिश्ता अपना? ऐसा आपको लग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है और ये जो पता चला है भाई किसने कहा, किसको दिया, सीरियल नंबर, सारी चीजों सामने, क्या आपको लग रहा है वो गलत समय पर आ गया ये? नहीं, हाँ गलत समय पे आया, बिल्कुल गलत समय पे। इसको कम से कम 3-4 महीने पहले आना चाहिए था, कम से कम भी है, या उससे भी पहले आना चाहिए। गलत समय पे इसलिए कि चुनाव बहुत नजदीक है और जितने बड़े बड़े पदों पे अपराधी बैठे हुए हैं उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया अभी। अगर ये 6 महीने, साल भर पहले फैसला आता तो अब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और सेबी, ईडी और एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीएजी के बड़े बड़े अफसर जेलों में होते हैं। आपको लग रहा है शरद रेड्डी के साथ बीजेपी भी इसमें शामिल है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं उन पे 60 करोड़ रुपए लेने के? अगर ये बात सही है, जो सही है, क्योंकि बीजेपी से मना नहीं कर रहे, हम सब लोगों ने कह दिया, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई उसके 5 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में खरीद के दे दिए। इतना ही सबूत काफी है मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों को जेल में डालने के लिए और बीजेपी का दफ्तर सील करने के लिए और बीजेपी के पदाधिकारियों को जिन्होंने ये पैसा इस्तेमाल किया है या लिया है, आप कह रहे ईमानदारी से जांच हो तो बीजेपी जेल चली जाए, लिया है या इस्तेमाल किया है, तो वो सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए थे। ईडी को ये काम करनी चाहिए थी। तो अगर ईमानदारी से नहीं, अगर पूरी तरीके से बेईमान होकर काम ना कर रहे होते तब भी जेल में होते। ये तो बिल्कुल ही बेईमानी से काम हो रहा है। सर एक बात ये कही जा रही है, सारे नेता जेल में जा रहे हैं, ठीक है, विपक्ष से सारे नेता, और जो विपक्ष जो चुनाव के लिए अब जा रहा है, कह रहे कि वो तो हारी हुई लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप भी जो है चुनाव का ऐलान कर चुके, भाई हम भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अब तो लोग ये कह रहे कि भाई क्यों बिना मतलब क्यों? नहीं, लोग अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम जनता कि ये लोग अगर ईवीएम के माध्यम से, इसीलिए ईवीएम के मुद्दे पे ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ईवीएम को एक्सपोज करने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं और देश की जनता को ये दिखाने जा रहे हैं कि, और वो सारे सबूत कलेक्ट करने जा रहे हैं जो आज तक अदालतों के सामने नहीं पहुंचे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने चुनाव के दौरान ईवीएम में कैसे कैसे गड़बड़ी और धांधली होती है उसके रियल टाइम सबूत इकट्ठे करके नहीं दिए। एक मिनट सुनिए, तो वो किसी ने इकट्ठे करके नहीं दिए, तो इसीलिए बहुत सारे केस उतनी मजबूती से लड़े भी नहीं जा रहे हैं। तो एक तो वो सबूत आएंगे, दूसरा मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं ईवीएम के मुद्दे पे और इस कंडीशन पे लड़ने जा रहा हूं कि सारी विपक्ष की पार्टियां। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ईवीएम को पकड़ने जा रहे हैं। पहला काम मेरा इस देश में अभी सबसे पहला काम है ईवीएम को पकड़ना। चुनाव मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ईवीएम पकड़ा गया तो चुनाव अपने आप सब लोग जीत जाएंगे। ईवीएम पकड़ा गया तो देश का संविधान बच जाएगा। ईवीएम पकड़ा गया तो देश में रिजर्वेशन पूरी तरीके से लागू हो जाएगी और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी लागू हो जाएगी। तो मैं ईवीएम पकड़ने जा रहा हूं, लेकिन मेरी आप पूरी बात सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने क्या एक रिक्वेस्ट की है या एक ऐलान किया है सभी ऑपोजिशन की पार्टी से कि बीजेपी की जीती हुई सीट है वो रामपुर जो है, वहां से बीजेपी जीती हुई है
और वहां पे पुलिस और प्रशासन का इतना बर्बरतापूर्ण अत्याचार होता है कि इलेक्शन के दौरान लोगों को वो घरों से वोट देने नहीं निकल सकते। और इसके बाद भी वहां पे शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एक जो मुझ पे लोग भरोसा करते हैं कि मैं कानून और संविधान के रास्ते से पुलिस को मजबूर कर सकता हूं कि वह संविधान और कानून के हिसाब से काम करे, अपराध ना करे, तो उसके लिए भी एक पूरे यूपी में लोगों का मॉरल बूस्ट भी होगा। लेकिन मैं पकड़ने ईवीएम को ही जा रहा हूं, वो मेरा मकसद है। तो अब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारे हमारे साथी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार पूरे ईवीएम के साथी देश भर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहां पर इंडिया गठबंधन के या दूसरी अपोजिशन पार्टीज के जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो वहां पे कैंडिडेट ना दें। एक सीट कम से कम हमारे लिए। सर मेरा एक सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन अगर नहीं छोड़ते, अगर वो नहीं छोड़ते, उनको लगता है मुझसे बेहतर कैंडिडेट उनके पास कोई है, तो मेरा ऐसा कोई लालच नहीं है वहां से चुनाव लड़ने का, मैं वहां से हट भी सकता हूं। मुझे ऐसा वहां से हट सकता है और आप उसकी निगरानी के लिए वहां रहेंगे। निगरानी तो मैं पूरे देश में कर रहा हूं, लेकिन सबसे अच्छी निगरानी वो हो सकती है। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि जमीन पे अपनी बात को अमल कराना बहुत मुश्किल काम हो गया है। लोग आपके सामने बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो कैमरा है और ये आपका माइक है और मेरी जबान है। जमीन पे जब इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, वो जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैंने देखा है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं वो कर पाते हैं जमीन पे। तो इसलिए ये लड़ाई मेरे जैसा व्यक्ति ही कोई लड़ सकता है। आप कह रहे हैं कि बोलना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। ठीक है, अब सर सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन कई बार कह चुका है कि जब भी वोटिंग होती है उससे पहले 3-4 बार डेमो दिखाया जाता है, जो कैंडिडेट है उनको दिखाया जाता है। और जब वोटिंग शुरू होती है उससे पहले वहां पे उसका जो आदमी जो रहता है, हर पार्टी का एक आदमी वहां पे रहता है जिसको एजेंट बोला जाता है, उसके सामने भी वहां पे सारे डेमो, सारी चीजें दिखाई जाती है, वोट डाल के दिखाई जाती है, सारी चीजें होती है। तो उसमें गुंजाइश आपको कहाँ नजर आती है? कहाँ अब इलेक्शन कमीशन ये कहता है जब ये दिखाया जाता है तो ये सब लोग राजी हो जाते हैं। हाँ, जब राजी हो जाता है उसके बाद काम शुरू होता है। तो अब अगर जिसको इस चीज की समझ होगी वो राजी नहीं होगा, बल्कि ये दिखा देगा कि तो ये चोरी है। समझ गए आप बात? थोड़ा अभी मैं इशारे में ही बता रहा हूं, रुक जाइए। इसीलिए इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे समझ है। देश में बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें मैंने ही बताई जो बहुत बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता था कि आज की तारीख में भी कानून ये कहता है। दावे के साथ कह सकते हैं चुनाव खत्म होने के बाद आप बड़े सबूत सौंप देंगे जनता के सामने? सारे जिंदा सबूत, लाइव सबूत सौंप दूंगा मैं। इसीलिए चुनाव लड़ने का पहला मकसद ये है। और उसके बाद अगर मैं जीत भी जाऊंगा, और जीतने के भी मेरे पास तरीके हैं, क्योंकि 20% वोट जो ये झूठे डलवाते हैं, अगर जनता हमारा साथ देके वो 20% वोट और बीजेपी के जो छोटे मोटे थोड़े बहुत वोट आते हैं उससे ज़्यादा वोट हमें डाल दें तो हम जीत भी सकते हैं। इसीलिए, लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूँ कि मैं जीतने के बाद भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखूंगा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ अभी। अगर आप ये वादा करो कि आप मत पत्र से चुनाव कराओगे तो मैं इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़ूंगा, और तब मेरी मत संख्या जो है, मेरे जीतने का मार्जिन इससे बहुत ज्यादा होगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ महमूद प्राचा जी। इन्होंने जो है आज कई बड़े दावे किए, साफ तौर से कहा कि ये जो है, मैं और करना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी और दूसरे लोगों को जेल में रखने के लिए। अभी आप ये जो मुख्तार अंसारी साहब हैं उनको जहर दिया गया, तो ये जो इस वक्त ही क्यों जहर दिया गया है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी और दूसरे लोगों पे एक तरीके से ये प्रेशर है कि तुम्हें जेल भेज देंगे। और जेल भेज के ये मैसेज दिया जा रहा है, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कि जेल में जज लोया का एग्जाम्पल दिया जाता है लोगों को। ईडी वाले ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ से बहुत लोगों ने कूद के आत्महत्या की। इस वक्त मेरी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो इन्हीं के लोग बता रहे हैं, ईडी के लोग ही, मैं उनके नाम नहीं खोल पाऊंगा, नहीं तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आनी बंद हो जाएगी, कि उनको ये धमकियां दी जा रही हैं कि यहाँ पे लोग आत्महत्या करते थे। तो मुख्तार अंसारी साहब को इसी समय जहर इसलिए दिया गया है, जो एलिगेशन लग रहे हैं, ये एलिगेशन इसलिए लग रहे हैं, और वो 4-5 दिन पहले लिख के देके गए थे अदालत में, ऐसा बताया जा रहा है। तो वो ये मैसेज देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को, विपक्ष के सारे नेताओं को, तुम्हें जेल में डालेंगे और वहां किसी ना किसी रूप में तुम्हारी हत्या करा देंगे, हमारे खिलाफ एक लफ्ज ना बोलो, क्योंकि ये 20% वोट जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ईवीएम से, वो भी हमें शायद अब कम पड़ रहे हैं। हमें पूरा विपक्ष मिट्टी में मिला देना है ताकि हमारी कोई मुखालफत ना हो, और हमें सारे जो 20% और हमारे जो छोटे मोटे वोट आते हैं उससे हम चुनाव जीते। आप एक सीट लड़ रहे हैं, पूरे देश में क्या होगा फिर? पूरे देश में मुझे देख के, एक जब सिपाही लड़ रहा होता है ना जिस तरीके की लड़ाई, तो बाकी सिपाही भी उसकी लड़ाई देख के सीखते हैं और वैसी ही लड़ाई लड़ते हैं। ये भी एक वजह है हमारी लड़ने। तो आप फर्स्ट फेज में चुनाव लड़ने के बाद हर फेज में जाएंगे सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए? मैं अपने फेज में भी अगर मैं चुनाव लड़ता हूं, और अगर ये हमारी गठबंधन वाले बात इसको सुन लेते हैं, एक ही सीट तो कह रहे हैं हम सिर्फ।